आज हम गेस्ट्रोल थेरेपी शुरू करेंगे। आपको पता है कि हम ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ कर रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ में हमने पहली कैटेगरी देखी थी जिसको एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी। आज हम गेस्ट्रोल थेरेपी देखेंगे। हम टू द पॉइंट कोशिश करेंगे कि इसे कर सकें। Developed by Frederick S. Perls and his wife Laura Perls in 1940s and 1950s. Gestalt therapy focus on the whole of an individual's experiences. आपको पता है गेस्टॉल्ट करते क्या हैं? टोटलिटी, चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। अगर आप एक गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट की हैसियत से अपने ऑफिस में बैठे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा आप उसे एज अ होल देखेंगे। ठीक, उसका जो जायज़ा लेंगे ना, आप उसकी तशख़ीस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, वो एज अ होल देखेंगे। ये नहीं कि आप माजी के वाक़यात को खंगालना शुरू हो गए, ये नहीं कि आप उसके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनके ही पीछे पड़ गए, या उसकी पैदाइश कैसे हुई, पैदाइश के दौरान कॉम्प्लिकेशंस, उन्हीं बातों को लेके बैठ गए। जबकि ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज़ में फोकस हेयर एंड नो होना चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट आया है उसकी जो करंट मोमेंट में उसकी जो शिकायत हैं वो आपने सुननी है। अपनी ज़ात से वो क्या चाहता है, अभी उसकी क्या हालत है, उस पर फोकस होना चाहिए। गॉट इट? देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड कॉन्सनट्रेट्स ऑन दी हेयर एंड नो। हमारा जो फोकस है वो हेयर एंड नो होना चाहिए। जो भी हमारे क्लाइंट के तजर्बात होंगे उनको हम एज अ होल देखेंगे और करंट मूवमेंट में फोकस करवाएंगे उसका, और ख़ुद भी करंटली उसकी जो मेंटल स्टेट है उसका जायज़ा लेंगे। प्रमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस, ये थेरेपी का मेजर फोकस इसी चीज़ पर होगा कि ये इंसान की खुद आगाही को जगाए। कि जो इंसान खुद से आगाह नहीं है ना, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, हमने कोशिश करनी है कि हमारा क्लाइंट अपनी फीलिंग से आगाही हासिल कर सके। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेस्टॉल्ट थेरेपी। ये इसका मेन फोकस होगा गेस्टॉल्ट थेरेपी का कि हमने सेल्फ अवेयरनेस दिलानी है अपने क्लाइंट को। उसके बाद होगा फोकस अपॉन नॉन वर्बल बिहेवियर। मैंने आपसे इस बात का तज़किरा किया है अक्सर कि 82% वो कम्युनिकेशन होती है जो नॉन वर्बल होती है। ठीक है, हम बग़ैर अल्फाज के अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी बोल रहे होते हैं, दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। गॉट इट? तो हमने क्या करना है इस थेरेपी के दौरान? अपने क्लाइंट के नॉन वर्बल क्यूज़ पे फोकस करना है। पेशेंट आपके क्लिनिक में आया, वो कैसे बैठा? वो डिफेंसिव था, ऐसे बैठा, उसके बाल बिखरे थे, या वो ऐसे था बैठा हुआ, हर चीज़ के मानी होंगे। गॉट इट? फोकस अपॉन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फोकस ये होगा कि हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने पे मजबूर करेंगे। गॉट इट? वो चीज़ों से जान छुड़वा रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो दूसरों को ब्लेम करता है, वो फ़लाँ की वजह से मेरे साथ ये मामलात हैं। इन चीज़ों से उसे बचाना होगा, उसे रिस्पॉन्सिबल करना होगा। उसके बाद होगा इनसाइट, अवेयरनेस ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस। हमने उसकी इनसाइट पर काम करना है कि वो अपनी ज़ात से आगाही हासिल कर सके, उसे एक्चुअली पता लगना शुरू हो कि उसके अंदर क्या चीज़ें रूनमा हो रही हैं, उसके जहन में क्या अवामिल कार फरमा है जिसकी बिना पर वो ऐसा हुए जा रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट होगा डायलॉग बिटवीन क्लाइंट एंड थेरापिस्ट। थेरापिस्ट हैज़ नो एजेंडा। जो हमारे क्लाइंट के साथ हमारा डायलॉग होगा, बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी, आप कोई ख़ास एजेंडा लेके उससे बातचीत नहीं करेंगे। आप ऐसे फॉर्मली जैसे भी बात करेंगे, आपका अंदाज करंट फोकस वाला होगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट होगा द प्रोसेस ऑफ रीओनिंग पार्ट्स ऑफ वन सेल्फ दैट हैव बीन डिसऑन्ड। गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट का मानना है कि कोई भी शख्स प्रॉब्लम में तब आता है जब वो अपनी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो तर्क कर देता है, वो छोड़ देता है, वो किसी पर इन्हिसार करना शुरू हो जाता है, वो अपनी ज़ात को अहमियत कम देता है, वो अपनी ज़ात के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो बांट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो थोड़ा सा वालदैन का बन जाता है, थोड़ा सा वाइफ का बन जाता है, थोड़ा सा माशरे का बन जाता है, वो अपना कुछ भी नहीं बन रहा होता। ठीक है? तो जिन चीज़ों को उसने डिसऑन किया है
जो एक्सपीरियंसेस उसके ऐसे हैं जिसमें वो डिसऑन कर चुका है चीज़ों को, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो, तो हम री ऑन करवाएंगे उसे, दोबारा से उसकी मलकियत बहाल करेंगे उन चीज़ों से कि वो बदल सकता है, वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आस्क व्हाट एंड हाउ इंस्टेड ऑफ व्हाई। हम क्यों कहने की बजाय क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल बानो, आप अपने क्लाइंट से बात कर रही हैं, क्लाइंट आपको अपनी आप बीती बता रहा है, बड़े अपने तजर्बात, पर्सनल तजर्बात शेयर कर रहा है, और आप उसे कह रहे क्यों, तुमने फिर ऐसा क्यों किया। तो क्लाइंट को लगेगा तुम्हें क्या मैंने किया, या क्लाइंट इस सवाल से घबरा जाएगा, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये मुदाखलत कर रही है, बस हुआ मेरे से ऐसा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और जब अब आप ऐसा कहेंगे कि आप उसे अपने क्लाइंट से कहेंगे कि क्या, ठीक है, तो ऐसा गुमान नहीं होगा, क्यों की बजाय हमने क्या और कैसे कहना है। क्या आपको समझ आ रही बात। क्यों जो है वो लड़ाइयाँ डलवाता है, हमने अपने क्लाइंट से किसी भी बात में क्यों नहीं करना। गॉट इट। उसके बाद है ओवर पावर इज इन द प्रेजेंट। इस थेरेपी का मानना है कि हमारी जो कुव्वत है तमाम तर वो करंट मोमेंट में है, नथिंग एक्सेप्ट द नाउ। इसके अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जो चीज़ अभी के है। द पास्ट इज़ गॉन एंड द फ्यूचर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। माजी बीत चला, आने वाला वक्त अभी आया नहीं। तो फोकस तमाम तर किस पे होना चाहिए, अभी का जो लम्हा है उसे हमने मज़े का बनाना है, उसे हमने इंजॉय करने के काबिल बनाना है। गॉट इट। अपने क्लाइंट का तमाम तर फोकस किस पर करना है कि वो माजी का कैदी ना बना रहे। बाय बिकमिंग अवेयर वन बिकम एबल टू चूज एंड और ऑर्गेनाइज वंस ऑन एग्जिस्टेंस इन अ मीनिंगफुल वे, इन अ मीनिंगफुल मैनर। गॉट इट। जब कोई भी फ़र्द जो है वो इस चीज़ से अवेयर हो जाएगा, आगाह हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपनी जो जितनी भी चॉइसेस होंगी उनमें ये चीज़ शामिल कर देगा। बाय बिकमिंग अवेयर वन बिकम एबल टू चूज़। जब कोई भी अपनी खुद आगाही या खुद शनासी से के दौर से गुज़र रहा होता है तो फिर वो इस काबिल होता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल कर सके, अपनी ज़िंदगी को कोई मानी पहना सके। इंक्रीज़ अवेयरनेस एंड ग्रेटर चॉइस। वो अपनी खुद आगाही को बढ़ाएगा और नित नई चीज़ें जो हैं वो चूज़ करेगा। अवेयरनेस इंक्लूड्स नोइंग द इन्वायरमेंट। अवेयरनेस क्या होती कि वो कोई भी अपने माहौल से वाकफियत हासिल करे। गॉट इट। नोइंग वन सेल्फ, एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एंड बीइंग एबल टू मेक कॉन्टैक्ट। यहाँ पे गेस्ट्रॉल थेरेपी में कॉन्टैक्ट को बहुत डिस्कस किया गया है। कॉन्टैक्ट का मतलब असल में क्या होगा, कनेक्शंस। ठीक है, हमारे तमाम वो कनेक्शंस जो अपने ज़ात के साथ हैं और दूसरों के साथ हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। गॉट इट। स्टे विद देयर अवेयरनेस, अनफिनिश्ड बिजनेस विल इमर्ज। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट नया आप सीखेंगे अनफिनिश्ड बिजनेस का। नेक्स्ट आगे जाके मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। अनफिनिश्ड बिजनेस ये होगा कि कोई भी इंसान अपनी इस ज़िंदगी को गुजारने के दौरान चीज़ों को स्टक कर दे, चीज़ें मुंजमद हो जाएं, फीलिंग्स मुंजमद हो जाएं। फॉर एग्जांपल जब बानो 12 साल की थी तो इनको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया या क्रश हुआ, तो बानो इसका इजहार नहीं कर सकी। वो गुस्सा या वो प्यार अंदर ही अंदर दबा लिया गया। होगा क्या, बाद के दिनों में वो अनफिनिश्ड बिजनेस बन जाएगा। वो तमाम मटेरियल इनको तंग करेगा। हो सकता है इनके जिस्म के किसी हिस्से में पेन का बायस बने वो चीज़ें जो इन्होंने अनकहीं छोड़ दी। ठीक है, जो इन्होंने जो कह नहीं सके, जो ये महसूस नहीं करवा सके किसी दूसरे को कि तुम मुझे बड़े जहर लगे थे फ़लाँ फ़लाँ मौके पे। वो गुस्सा, वो मोहब्बतें छोटी छोटी, वो लहजे, उनका उन लहजों का दबाव अंदर ही अंदर अनफिनिश्ड बिजनेस का ढेर बनता जाएगा। बातें कह देनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, इजहार कर लेना चाहिए, या अंदर जमा नहीं करनी चाहिए। अगर वो अंदर जमा होगी तो फिर वो अनफिनिश्ड बिजनेस बन जाएगा। वो सिर्फ निकलेगा कैसे, उसे वो एक उबाल, एक फशार की तरह निकलेगा और वो आपके जहन को परेशान करेगा। गॉट इट। अगर वो साथ के साथ निकलता रहे तो बेहतर होता है। इस इंटरेक्टिंग विद नेचर एंड विद अदर पीपल विदाउट लूजिंग वंस इंडिविजुअलिटी।
इसका मतलब ये होगा कि हम दूसरे लोगों से के साथ ना सिर्फ एक ताल्लुक़, ना सिर्फ एक रिश्ता बनाएं, बल्कि अपनी ज़ात को भी साथ रखें। अपनी ज़ात को भूलें मत। हमारे यहाँ क्या होता है, आमतौर पे वो अफराद जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो अपने रिलेशंस में बैलेंस नहीं होते। कैसे होते? कोई ऐसा होता है जो अपनी ज़ात को भूल के दूसरे से दोस्ती निभा रहा होता है, रिश्तेदारी निभा रहा होता है, अपनी पसंद नापसंद किसी पसे पुष्ट डाल देता है। ठीक है, ऐसे में फिर जहनी मसाइल आएंगे। हम सब जीते जागते इंसान हैं, ख्वाहिशात है हमारे अंदर चल रही। ठीक है, डायनामिक पर्सनैलिटी है हमारी जो बदलती रहती है, नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। इस दौरान में आप ऐसा करेंगे तो आपको जहनी परेशानियाँ ही पैदा होंगी। यहाँ पे जो सबक देने वाला है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट को री ऑन करवाएंगे वो चीज़ें जो उसने खो दी हैं। आप कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को ना खोएं, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखें। एग्जाम्पल, माशरे में फ़लाँ फैशन इन है, आप वो फैशन करना चाहें करें, लेकिन अपना आप ना खोएं। आप अपने आप को माशरे के रंग में इतना रंग लें कि माशरे के बिलीव्स अपने बिलीव्स बना लें। हालांकि जब आप छोटे थे या जब पिछले साल आपके थॉट्स ऐसे ऐसे थे। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखेंगे तो ही आप सर्वाइव कर सकेंगे। गॉट इट? आप कभी भी अपना आप दूसरों को इतना ना सौंप दें कि आप अपने ही ना रहें। सही हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी रेजिस्टेंस टू कॉन्टैक्ट, द डिफेंसेस वी डेवलप टू प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट फुली। होता यह है कि हम लाशूरी तौर पर अपने डिफेंस मैकेनिज़म्स, अपने दफाई रद्द-ए-अमाल को इस्तेमाल करते हैं और दूसरों से जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा उसमें मज़ाहमत कर रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं। गॉट इट? उसके बाद है 5 मेजर चैनल्स ऑफ रेजिस्टेंस। 5 किस्म के चैनल्स हैं जो हम ज़िंदगी गुजारते वक्त इनमें से गुजरते हैं। नंबर 1 इंट्रोजेक्शन, नंबर 2 रेट्रोजेक्शन, नंबर 3 कॉन्फ्लेंस, नंबर 4 प्रोजेक्शन, नंबर 5 डिफ्लेक्शन। यहाँ पे गेस्टोल्ट थेरेपी में कॉन्टैक्ट का मतलब है कनेक्शंस, रिलेशंस, दूसरों के साथ, अपनी ज़ात के साथ। तो जब भी कोई फ़र्द दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट करता है, कनेक्ट होता है, तो वो 5 चीज़ें इनमें से गुजरता है। सबसे पहली हेडिंग इसमें होगी इंट्रोजेक्शन। दिस अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट अदर्स बिलीव्स। इंट्रोजेक्शन क्या होती है? जब बंदा बैठे बैठाए दूसरों के बिलीव्स, अकायद को अपनाना शुरू कर देता है, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज़, विदाउट थिंकिंग वेदर दे आर कॉन्ग्रेंट विद हु वी आर। हम कौन हैं? फॉर एग्जांपल, हम यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ के रहन सहन कैसे हैं, और आप उठ के न्यूयॉर्क वाला रहन सहन यहाँ शुरू कर दें। ठीक है, तो ये क्या होगा? इंट्रोजेक्शन होगा। आप किसी और के बिलीव्स अपनाना शुरू कर दें। ठीक है, आप किसी और की पट्टी पढ़ाई हुई बयान करना शुरू कर दें, उस पर चलना शुरू कर दें। हालांकि आप तो बहुत अच्छे थे, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब आप ऐसा होना शुरू हो गए। आप किसी ख़ास माहौल में डलना शुरू हो गए, किसी ख़ास माहौल का शिकार होना शुरू हो गए। गॉट इट? नेक्स्ट होगा प्रोजेक्शन, द रिवर्स ऑफ इंट्रोजेक्शन। ये इंट्रोजेक्शन का उलट होगा। वी आर अस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सेल्व्स टू अदर्स। हम अपने से मंसूब चीज़ें जो हैं वो दूसरों से मंसूब कर देते हैं। सच एज व्हेन वी एट्रीब्यूट सम ऑफ आवर ऑन अनएक्सेप्टेबल थाट्स। फॉर एग्जांपल, किसी के जहन में कुछ ऐसी विशेज़, जो ऐसे ख्यालात आए जो कि काबिल कबूल नहीं थे, और हमने कह दिया फ़लाँ ऐसा सोचता है। किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट करके अपने आइडियाज़ को बयान कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ ऐसा सोचता है, फ़लाँ ऐसा करता है। खुद के ख्यालात है, खुद की सोच है, और क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है इसलिए वो हम अपने से वो बयान नहीं कर सक रहे, और हमने दूसरे का नाम लगा कर लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, बयान कर दी। सच एज व्हेन वी एट्रीब्यूट सम ऑफ आवर ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स टू फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन टेक्स प्लेस। गॉट इट? नेक्स्ट होगा रेट्रोजेक्शन। क्या ये आपको इंट्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन समझ आया? अब रेट्रोजेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। डू थिंग्स फॉर आवर सेल्व्स। हम अपनी ज़ात के साथ कुछ चीज़ें करते हैं दैट वी वांट अदर्स डू फॉर अस, जो हम चाहते हैं कि दूसरा मेरे साथ करे। फॉर एग्जांपल,
मैं खुद से बातें करूं और चाहूं कि ये फ़लाँ फ़लाँ जो है ये मेरे से बातें करे। ठीक है, आपने एक ड्रामा देखा होगा प्यारे अफजल, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि वो किरदार प्यारे अफजल वो खुद को खुद ख़त लिख रहा है, और ख़त क्या लिख रहा है, जैसे किसी महबूब ने मुझे लिखा हो, खुद को खुद ख़त लिख रहा है और अज्यूम कर रहा है कि ये मुझे आयज़ा खान लिख रही है, उसने मुझे ये भी लिखा, उसने ये भी लिखा, और ख़त जमा करी जा रहा है। अब ख़त पकड़े गए हैं घर में और शक हो रहा है, समझा जा रहा है कि हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, लड़की ने ख़त लिखे इसे, तो वो चाहता है दूसरे उससे ऐसा पेश आए। सही है, इसका एक और मतलब भी बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डू थिंग्स फॉर आवर सेल्स दैट वी वांट अदर्स डू फॉर अस, देन वी एक्सपीरियंस रेट्रोजेक्शन, टर्निंग बैक टू आवर सेल्स वट वी वुड लाइक टू डू टू समवन एल्स, हम वो चीज़ करेंगे जो चाहेंगे कि दूसरा करे। डायरेक्टिंग अग्रेशन इन वर्ड दैट वी आर फियरफुल टू डायरेक्टिंग टूवर्ड अदर्स, जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्सा दूसरे पे निकालने की बजाय खुद पे निकालें, ये भी इसकी मिसाल है। क्यों? दूसरे पे निकालेंगे तो वो सर फाड़ देगा हमारा, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना, हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ वो बेहतर नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे हम चाहते हैं दूसरे पे गुस्सा निकालना, लेकिन निकल खुद पे रहा। इसकी मिसाल कोई देगा? हम इस ज़िंदगी को गुजारते वक्त इस मामले से कभी कभार गुजरते हैं। इसकी मिसाल ये है कि हस्बैंड ने आपसे कुछ कह दिया और आपने अपने ही कपड़े, अपनी ही चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दी, या अपना सर दीवार पे मार दिया। ठीक है, वाइफ ने कोई छोटी सी बात कर दी, उस बात का इतना गुस्सा आया, वाइफ के सामने तो मजाल नहीं थी कि वो कुछ इजहार कर सकते, और जाते वक्त अपना पाँव जो है वो टेबल में मार दिया गुस्से से। ठीक है, ऐसा होता है ना। हाँ, टीनेज में बीइंग यंग ऐसा बहुत सा होता है, रेट्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इंसान सोचता है कि मैं खुद को अजियत दूंगा, इसका दर्द दूसरा महसूस करेगा, मैं दूसरे को दर्द देने के लिए खुद करूँगा। क्या करूँगा? अपनी नस काट ली और तस्वीर अपलोड कर ली कि वो जो मुझे चाहती नहीं है, जिसे मैं चाहता हूँ, वो दर्द में जलेगी। अब उसे पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता तो नहीं है दूसरे को, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को दर्द देते हैं और चाहते हैं कि दूसरा तकलीफ़ में मरे, और फिर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखा मैंने ऐसा किया, अब तड़प रहा होगा बेचारा। ठीक है, ये सारी की सारी रेट्रोजेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन में, सॉरी फॉर दैट, मर्दों में भी होती है, लेकिन ख़वातीन में अक्सर देखने को मिला है ऐसा कि उलझन का शिकार है और ख़ुद पे गुस्सा निकाल रही हैं और चाह रही हैं जी। हाँ, वो तो जहाँ पे लेस थ्रेटनिंग चीज़ों पे गुस्सा निकल रहा है, जहाँ पे थ्रेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है डिफ्लेक्शन, अ वे ऑफ अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट एंड अवेयरनेस बाय बीइंग वेग और इनडायरेक्ट। इसमें ये होगा कि हम डिफ्लेक्शन का शिकार हो जाएं, हम अवॉइड करना हो जाए चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दर्द हमें मिल रहा है, हम उसे तंज़ो मज़ाह में उड़ाना शुरू कर दें, हालांकि वो दर्द की इंतहा है। ठीक है, हम अपनी ज़ात को डिफ्लेक्शन का शिकार कर लें, हम भूल जाएं कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद थी और मुझे कौन सी चीज़ें नहीं पसंद थी, और मैं माशरे की पसंद में रंग जाऊं। ठीक है, इसकी मिसाल कि आप किसी को पसंद करते हैं और उसे फ़लाँ फ़लाँ कलर पसंद है, आपने वो कलर पहनना शुरू कर दिया, इतना पहना, हालांकि आपको दूसरा कलर पसंद था। आपने उसकी पसंद में इतना डले कि अपनी ज़ात आपने बुला दी, डिफ्लेक्शन का शिकार कर ली। कॉन्फ्लेंस, ये भी इसी तरह है, लेस डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द सेल्फ एंड इन्वायरमेंट, पता ही ना चले कि मैं कौन सा हूँ, मेरी परसेप्शंस कौन सी हैं और किसी और की परसेप्शंस कौन सी हैं। माशरे के रंग में जो रंग जाना है, ब्लैक कलर किसी को पसंद था, मैंने इतना पहना कि मैं ये भूल गया कि मुझे तो रेड पसंद था। ठीक है, अपनी ज़ात से जुड़ी हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा की कि पता ही ना चले कि मेरी कौन सी पसंद थी और दूसरी कौन सी थी। कि हम सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं और इन चीज़ों की वजह से मसाइल होते हैं। इन चीज़ों पे अगर हम काबू डाल लें, आप देखें कि ये चीज़ें अगर आप रियलाइज़ कर लें कि अच्छा ऐसा होता है, मैं जो ऐसा ऐसा बिहेव करती हूँ वो इस वजह से होता है, तो आप आइंदा ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। वो जो आपको पता ही नहीं होता और आप खफा होकर बैठ जाती हैं।
ठीक है, अगला बंदा आपको मनाता रहता है, वो पूछता है मेरा जुर्म क्या है, कौन सी बात ने आपको हर्ट किया, और कोई बात ही नहीं होती, और ख़ुद जनरेट कर रही होती है, और अंदर से तमानियत का एहसास होता है कि तड़प रहा है बेचारा, और तरला करे ये, और एक अनानियत, सुकून मिल रहा होता है दूसरे का तरला सुन के। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद है अनफिनिश्ड बिजनेस, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट। माजी में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो एक्सप्रेस नहीं कर सके, किसी को बता नहीं सके कि मुझे तुमसे कितना प्यार था, कितना बुग़्ज़ था, कितनी नफ़रत थी, वो अंदर ही किसी खाने में छुपी रह गई। दैट अकर इन द प्रेजेंट, और दोबारा से वो वाक़या होंगी मौजूदा ज़माने में, एंड इंटरफेयर विद साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, और आपकी नफ्सियाती कंडीशन को बदहाल करेंगी। दे मे इंक्लूड फीलिंग्स, ये आपके एहसासात हो सकते हैं, मेमोरीज़, यादें हो सकती हैं, पुराना वक्त आपको पसंद था और आप उसे ही सोचते रहते हैं, और फंटासीज़ फ्रॉम अर्लियर लाइफ, ऑफन चाइल्डहुड, या फिर चाइल्डहुड के वो अफसाने जो आपने सोचे रखे थे कि मैं बड़ी हो के ये बनूंगी, वो करूंगी। दे कैन बी डेल्ट विद इन द प्रेजेंट, ये मौजूदा ज़माने में आपके मामलात में इंटरफेरेंस करेंगी। पे अटेंशन ऑन द बॉडीली एक्सपीरियंस बिकॉज इट फीलिंग्स आर अनएक्सप्रेस्ड, ये जितनी भी सारी फीलिंग्स होंगी ये आपकी जिस्म में पेन का बायस बनेगी, यानी कि आपके वो एहसासात या वो यादें जो अंदर किसी खाने में दबी हुई हैं वो जिस्मानी दर्दों की सूरत में ज़ाहिर होंगी। टेंड टू रिज़ल्ट इन द फिज़िकल सिम्टम्स, आपको जिस्मानी अवारज लाहक होंगे, वजह उनकी नफ्सियाती होगी। वो माजी में जो गुस्सा था अंदर ही अंदर भरा, वो जो किसी ज़माने में किसी से रिजेक्ट होने का एहसास था, ठीक है, आपको पता ना, रेट्रोजेक्शन, डिफ्लेक्शन, कॉन्फ्लेंस, वो किसी से रिजेक्ट हुए थे और अब 10 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन वो अब जो हस्बैंड है उस पर निकल रही है। ठीक है, या जो अब जो चीज़ें चल रही हैं, रात को सर दर्द करता है, ठीक है, जिस समय दर्द रहती है, दूसरे बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। रीज़न अनफिनिश्ड बिजनेस है जो पीछे रह गया था। गॉट इट। अब इसमें थेरापिस्ट का क्या रोल होगा ये करेंगे। थेरापिस्ट फंक्शन एंड रोल, नेक्स्ट हेडिंग होगी थेरापिस्ट फंक्शन एंड रोल। नंबर 1 बुलेट पॉइंट होगा इंक्रीज क्लाइंट्स अवेयरनेस, हमने क्लाइंट की आगाही बढ़ानी। जैसे मैंने अभी आपको चीज़ें बताई कि क्लाइंट के वाक़यात को हमने बयान करना है कि ये चीज़ें रेट्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन की वजह से हैं, ये कॉन्फ्लेंस की वजह से हैं, ये अनफिनिश्ड बिजनेस की वजह से तुम ऐसा करते हो। जब क्लाइंट को ये चीज़ें रियलाइज़ करवा दी जाएगी, साइको एजुकेट कर दिया जाएगा, तो वो डेफिनेटली उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। सेकंड बुलेट पॉइंट होगा पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, हम उसे मौजूदा लम्हे में लेके आएंगे, हम उसे माजी का कैदी नहीं रहने देंगे, वो यादें जो लेके वो बैठा हुआ है। पास्ट इज़ गॉन एंड फ्यूचर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, इस चीज़ का हम उसे रियलाइज़ करवाएंगे कि जनाब अब माजी के कैदी मज़ीद ना रहो। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट होगा पे अटेंशन टू क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी अहमियत देंगे, उसे बताएंगे तुम जो ऐसे करके बैठते हो, तुम जो आँख को स्केड़ लेते हो, ये किस वजह से है। गॉट इट। हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे कि तुम जो ऐसे शिद्दत पसंद हो, ऐसे माथे पे लाइनें बनाई रखते हो, ठीक है, तुम हर चीज़ को शिद्दत से करते हो, तो ऐसा ना करो। तुम जो माजी की चीज़ें सोचते हो अचानक से फिर कहते हो हाँ क्या हुआ, कहीं खोए होते हो, वो ऐसे ना करो। अब मौजूदा लम्हे में रहना सीखो। क्या आपको समझ आ रही। पे अटेंशन टू क्लाइंट्स बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, एंगर, स्माइल, ये गुस्से में मुस्कुराया था या वाकई ये जेनवनली मुस्कुराया, ये तंजिया पेश आ रहा है या ये बेबसी की कैफियत में है, हम उसकी कैफियत को नोट करेंगे। इसके बाद है आई मैसेजेस, ये एक टेक्निक होगी। यूज़ ऑफ सेल्फ इन थेरेपी, यहाँ पे हम अपनी मिसाल पेश करेंगे क्लाइंट को। थेरेपिस्ट शेयर देयर एक्सपीरियंस टू क्लाइंट इन द हियर एंड नाउ, थेरेपिस्ट अपने मौजूदा लम्हात को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेगा कि मैं अभी आया तो रास्ते में ये हुआ, अभी आया था तो मुझे पता चला कि आप आए हैं, मैंने एसी ऑन कर लिया, ये था वो था। मौजूदा लम्हे में उससे कन्वर्सेशन करेगा और उसे भी मजबूर करेगा कि वो मौजूदा चीज़ों को सोचे। क्लाइंट कहानी ही माजी से शुरू करेगा,
वो ऐसे हुआ था तो ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, अब मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। आप उसे मौजूदा लम्हे में रहना सिखाएंगे, अपने सराउंडिंग में रहना सिखाएंगे। गॉट इट? थेराप्यूटिक टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स की हम बात करेंगे। पहली टेक्निक इसमें होगी द इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज। इसमें हमने ये करना है कि हमने टॉप डॉग अंडर डॉग टेक्निक बनानी है। बड़ी अजीब चीज़ होगी कि हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि टॉप डॉग और अंडर डॉग। टॉप डॉग होगा जो क्रिटिकल पेरेंट है, ठीक है, हाकमाना रवैया होगा जो, गॉट इट? हर इंसान दबा होता है, सहमा होता है, किसी के किए पे चल रहा होता है, किसी के कहने पे चल रहा होता है, तो हम उसे टॉप डॉग कहेंगे। हम उसे कहेंगे कि तुमने चंद लाइनें लिखनी है जो तुमने खुद लिखनी है, लेकिन तुमने कुछ लाइनें लिखनी है टॉप डॉग बन के और कुछ लाइनें लिखनी है अंडर डॉग बन के। अंडर डॉग कहते हैं विक्टिम को, हदफ को। टॉप डॉग कहते हैं क्रिटिकल पेरेंट को जो रोब जमा रहा है, बॉसी है, हुक्म जमाता है। टॉप डॉग क्रिटिकल पेरेंट होगा। द टॉप डॉग इज राइटियस, जो हमेशा इंसाफ करता है, सच्चाई की बात कहता है, ठीक है, मोरालिटी अखलाकियात वाला है, अथॉरिटेरियन है, डिमांडिंग है, एंड बॉसी है, हाकमाना है। इट इज़ लाइक अ क्रिटिकल पेरेंट, ये ऐसे वालदैन की तरह है जो हमेशा हुक्म जमाते रहते हैं, रोक टोक करते हैं, मैनिपुलेटिंग, असरअंदाज होते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, ठीक है, अजियत देते रहते हैं, यूजिंग शुड्स एंड ओट्स, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमेशा तनकीद करते हैं। करना यह है कि क्लाइंट ने एक पेज लेकर सारी चीज़ें लिखनी है, खुद ही क्लाइंट ने लिखनी है। क्लाइंट ने अपने आप को ही लिखना है कि तुम ये करो, फिर बेचारा बनना है उसने, अंडरडॉग बनना है, उसमें उसने लिखना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सका, फिर उधर से उसने गालियाँ, फिर उधर से उसने उसका जवाब, गालियाँ तो नहीं, खुद ही। हम अपने क्लाइंट को अपने सामने बिठाएंगे, उसे पेज देंगे, उसे बॉल पॉइंट देंगे, पेंसिल देंगे, कलम देंगे, और उसे कहेंगे कि टॉप डॉग और अंडर डॉग टेक्निक ये है कि तुमने एक डायलॉग लिखना है, फिर उस डायलॉग का जवाब लिखना है, ठीक है। एक डायलॉग टॉप डॉग का होगा जो हुक्म जमाने वाला है, जो फोर्स करता है तुम्हें। वो दुनिया भी हो सकती है, वो तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे टीचर्स भी हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे लिए विलन का दर्जा रखता है ना, समझो कि वो ये कह रहा है, लिखना खुद है। पहले पहल क्लाइंट को समझ नहीं आएगी, वो कहेगा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप उसकी हेल्प करोगे, आप कुछ स्टेटमेंट्स उसे लिख के दोगे जो कोई ऑर्डर नुक्ताचीनी वाली होंगी, जो बॉसी हाकमाना होंगी, गॉट इट। और कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो उसके जवाब में होंगी अंडरडॉग। अंडरडॉग कहेंगे विक्टिम को जो हदफ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम करेंगे कि हमारा क्लाइंट लाशूरी तौर पर इस दुनिया का विक्टिम बना हुआ है, अपने माजी का विक्टिम बना हुआ है, ठीक है, दूसरों के लहजे का विक्टिम बना हुआ। क्या आपको ये टेक्निक समझ आई है? मज़ीद इसको सीखते हैं। इसमें टॉप डॉग का रोल आपको पता चल गया, अब अंडरडॉग की बारी है। दी अंडरडॉग इज़ डिफेंसिव। अंडरडॉग डिफेंसिव होगा। मैंने अभी आपसे बात कर रहा था कि जो लोग डिफेंसिव होते हैं ना, जो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो कभी खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जो अगर मगर करते रहते हैं, जो कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, जो तस्लीम नहीं करते खुद की ज़ात को और दूसरों को, गॉट इट। अपोलोजेटिक, माजरत ख्वाहाना पर्सनालिटी रखते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं। इट इज़ लाइक अ डिसओबीडेंट चाइल्ड, ये एक ऐसे बच्चे की मानद होते हैं जो बात नहीं सुनता ना मानता। आल्सो क्वाइट मैनिपुलेटिव, ठीक है, बट इन अ पैसिव, वो जो दबा रहता है, खामोशी से बर्दाश्त करता रहता है, मज़ाहमत ही नहीं करता, ठीक है। अग्रेसिव वे, प्लेइंग द रोल ऑफ अ हेल्पलेस विक्टिम। हमारे क्लाइंट ने ही ये भी रोल प्ले करना है कि वो एक ऐसा बच्चा बन के बात करेगा कि जो बेयारो मददगार है, जिसका जो जुल्म सह रहा है, ठीक है। पावरलेसनेस है उसमें, ऑल द टाइम यूजिंग एक्सक्यूजेज, जो हमेशा एक्सक्यूजेज के पीछे छुपता रहता है। आपको समझ आ रही? इस टेक्निक के ज़रिए हम अपने क्लाइंट के दो पोलैरिटीज़ में शो करेंगे क्लाइंट के डिफरेंट बिहेवियर को। एक उसकी वो ज़ात जो हमेशा दबी सहमी रहती, एक उसकी ज़ात का वो पहलू जो उजागर रहता, जो हुक्म जमाता है दूसरों को, नुक्ताचीनी, गुस्सा करता। तो हम अपने क्लाइंट में दोनों चीज़ें उसे कहेंगे पेज पे लिखे हुए, अपनी पर्सनालिटी का ये वाला अक्स
जो तुम दूसरों को समझते हो अपने लिए, जो हुक्म जमाता है, और ये वाला अक्स जो बेचारापन शो करवाता, जो हमेशा बचता है, एक्सक्यूजेस करता है, मैंने नहीं ये किया, ये मेरे से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, ठीक है। तो वो डायलॉग जैसे जैसे आगे चलेगा तो टेक्निक काम करेगी, एक क्लाइंट को उसका अनफिनिश्ड बिजनेस बाहर आएगा, वो फुली फंक्शनिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी जादू की तरह काम करेंगी, बिलीव मी। आपको समझ आ रही चीज़ों की? अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट थेरेपी, द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल बिटवीन वंस टॉप डॉग, जो कंट्रोलर है, टॉप डॉग हमेशा कंट्रोलर है, उसने फिक्रात लिखने हैं टॉप डॉग की हैसियत से, उसने फिक्रात लिखने हैं अंडरडॉग की हैसियत से। गॉट इट? अंडरडॉग वो होगा जो कंट्रोल हो रहा है, यानी कि क्लाइंट ने दोनों ही लिखने हैं स्टेटमेंट्स, कंट्रोल करने वाली भी स्टेटमेंट्स क्लाइंट ने लिखनी है और कंट्रोल होने वाली स्टेटमेंट्स भी क्लाइंट ने ही लिखनी है। जो निशाना बन रहा है, हदफ है। टॉप डॉग और अंडरडॉग एक टेक्निक है जिसमें हम अपने क्लाइंट से कहेंगे वो पेज पर स्टेटमेंट्स लिखें। कैसे स्टेटमेंट्स लिखें? टॉप डॉग में जिसमें वो आसमाना और वो एक टॉप डॉग की हैसियत से स्टेटमेंट्स लिखें जो रोब जमाता रहता है, ठीक है। वो पेरेंट भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी भी हो सकती है, जो भी उसे लगता है उसकी नज़र में, और कुछ भी लिखे जो उसे फोर्स कर रहा है, और फिर अंडरडॉग की हैसियत से लिखे। फिर ये डायलॉग 8-10 लाइनों के बाद ख़त्म करें जहाँ पे अंडरडॉग में इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो टॉप डॉग का जवाब देने के काबिल हो जाए, ठीक है। पहले खूब पटाई करवाए टॉप डॉग से अंडरडॉग को, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ठीक है, और आगे से सॉरी अपोलोजेटिक बिहेव करवाए। फिर डायलॉग वहाँ पे ख़त्म करें जहाँ पे अंडरडॉग जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और वो फेस करना शुरू हो जाए, ठीक है मैं हूँ ऐसा, हैं कमियाँ, ठीक है। क्या आपको समझ आ रही बात? इससे उसकी ज़ात का वो पहलू जो दबा डरा सहमा बचा है ना अंदर, वो पॉलिश होगा। गुड इट? गेट इन टच विद योर ऑन टॉप डॉग, एग्जैजरेट इट अ बिट। हम अपनी ज़ात के, उसे कहेंगे अपने क्लाइंट से कि अपनी ज़ात के अंदर जो मौजूद टॉप डॉग है ना, जो ऐसा करता है, नुक्ता चीनी वाला है, उससे थोड़ा सा एग्जैजरेट करो और उससे बुरा करो और उससे स्टेटमेंट्स लिखवाओ। आमतौर पे इंसान इतना भी बुरा नहीं, लेकिन तुम उससे ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखवाओ जैसे तुम रोज जमा रहे हो। गॉट इट? Then let it speak. Write down a few statements as spoken by your top dog. कुछ statements लिखेंगे जैसे top dog ने लिखी हैं। Now get in touch with your underdog. Respond to the top dog statements. उन statements का जवाब देगा underdog की हैसियत से। As the underdog talking back, even arguing, वो arguments पेश करेगा with the top dog. Write down these statements. ये statements लिख दी जाएंगी। Carry on this dialogue. ये डायलॉग चलता रहेगा फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट तक, until you have recorded at least 3 or 4 statements, यहाँ तक कि आप 3 या 4 स्टेटमेंट्स लिखने के काबिल हो जाए, दैट रिप्रेजेंट ईच पोजीशन, योर टॉप डॉग्स एंड योर अंडरडॉग, जिसमें आपका टॉप डॉग और आपका अंडरडॉग अपनी पोजीशन वाजे कर दें। गॉट इट? इसके बाद हम एम्प्टी चेयर टेक्निक करेंगे, सेकंड टेक्निक से हम दोबारा स्टार्ट लेंगे।